Hi, hello everyone. Today we are doing the chapter of exemption and hopefully we are going to complete it. जी हाँ, आज आपका एग्जामेशन का चैप्टर कंप्लीट हो सकता है. तो इससे पहले ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. मुझे मालूम है कि इसमें ऐसे ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स हैं जिसके मीनिंग शायद मैंने मिस कर दी हूँ. कुछ वर्ड्स के मीनिंग मैंने मिस कर दी हूँ. बट ये आपका होमवर्क है, क्योंकि अगर हम एक एक वर्ड के मीनिंग पर डिटेल में चर्चा करेंगे तो ये 4 से 6 नंबर का जो चैप्टर है, करीब करीब इसमें 10 घंटे भी पढ़ाई हो सकती है और ख़त्म नहीं होएगा. समझने वाली बात इतनी है कि जो नेसेसिटी वाली चीज़ें हैं वो एग्जेम्प्ट है, और जो कॉस्मेटिक है, रिच लोगों के लिए है, लग्जरी चीज़ें हैं, वो टैक्सेबल है. इतनी सी बात है. स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड. यस, यू नो व्हाट स्पॉन्सरशिप सर्विसेज. लाइक देयर इज़ एन आईपीएल मैच, और आईपीएल में क्या होता है? आईपीएल में क्या होता है? आईपीएल में जो भी इंसान ओन करता है किसी टीम को, उसके पास ऑप्शन होता है कि अगर कुछ टी शर्ट पर प्रिंट करवाना है एडवर्टीजमेंट के लिए तो वो कर सकता है. दैट पर्सन इज प्रोवाइडिंग ए स्पॉन्सरशिप सर्विस. एंड व्हेन इट कम्स टू टीम इंडिया, तो बीसीसीआई जो है वो टीम इंडिया को ओन करता है एक तरीके से, और बीसीसीआई जो है वो स्पॉन्सरशिप की सर्विस बिजनेस हाउसेज को प्रोवाइड करता है. बड़े बड़े नाम यहाँ पर टी शर्ट पर लिखे होते हैं. स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज्ड. कोई भी स्पोर्ट्स का इवेंट हो रहा है और उसको किसी व्यक्ति ने स्पॉन्सर करा है, मतलब कि जो उस पर खर्चा होगा वो खर्चा मीट करने के लिए पैसा दिया है, बदले में वो अपनी ब्रांडिंग करेगा कि ये मैंने स्पॉन्सर करा है ताकि मेरा ब्रांड लोगों तक पहुँचे. तो अगर कोई स्पॉन्सरशिप सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कौन कर रहा है? कोई भी कर रहा है. बट दैट स्पोर्ट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड बाय अ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन और इट्स एफिलिएटेड फेडरेशंस, where the participating teams or individuals represent any district, state, zone और country. तो एक चेक लगा दी. आपका मोहल्ले में जो है, आपके मोहल्ले में कुछ हो रहा है, एक्टिविटी हो रही है, गेम हो रहा है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं. एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, जोनल लेवल, कंट्री लेवल पे अगर कोई होता है चीज़ और उसमें कोई नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन या उसकी कोई एफिलिएट ऑर्गेनाइज करती है, तो वहाँ पर अगर स्पॉन्सरशिप सर्विस आपको प्रोवाइड करी जा रही है तो उसको जीएसटी से एग्जेम्प्ट करा गया है. बाय एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़. बहुत सारी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के बीच में आपस में कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो वहाँ भी अगर कोई स्पॉन्सरशिप कर रहा है उस इवेंट को, तो उसे भी जो है एग्जेम्प्ट कर दिया गया है. इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड होते हैं. स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया. जी हाँ, स्कूलों का भी जो है इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, और वहाँ पर भी जो है चीज़ें एग्जेम्प्ट कर दी गई हैं. जो भी स्पॉन्सरशिप कर रहा है उसे एग्जेम्प्ट कर दिया गया, उस सर्विस पर टैक्स नहीं लगेगा. ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल फॉर द डीफ. इंडिया की स्पोर्ट्स काउंसिल बनी है सब लोगों के लिए, बट जो लोग सुन नहीं सकते उनके लिए भी अलग एक स्पोर्ट्स काउंसिल बनी है. इवन जो पैरालंपिक होते हैं, पैरालंपिक कमेटी जो है, आपको पता होगा जो ओलंपिक्स होते हैं, ओलंपिक्स के बाद एक पैरालंपिक्स होते हैं. उसमें जो लोग हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए भी ओलंपिक्स कराए जाते हैं. अब हो सकता है कोई व्यक्ति भाग नहीं सकता, बट बैठे बैठे आर्चरी के इवेंट में तो पार्टिसिपेट कर सकता है. तो बहुत सारे ऐसे इवेंट होते हैं जो बैठे बैठे करे जा सकते हैं. चेस खेला जा सकता है. ये किसी की कोई वीकनेस है, किसी के कोई बॉडी पार्ट में वीकनेस है, बट वो दूसरे बॉडी पार्ट से तो काम कर सकता है. सो हर चीज़ होती है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. और उनके लिए भी एक्टिविटीज़ कराई जाती है. पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया और स्पेशल ओलंपिक्स भारत बाय द सेंट्रल सिविल सर्विसेज कल्चरल एंड स्पोर्ट्स बोर्ड. ये सारे बोर्ड्स हैं इंडिया के, खूब सारे बोर्ड्स हैं. हर स्टेट लेवल पे बने हैं, नेशनल लेवल पर बने हैं, इंटरनेशनल लेवल पर बने हैं. अब हर बोर्ड के नाम तो हम याद नहीं कर सकते, तो जिन बोर्ड का यहाँ पर मेंशन करा हुआ है सिर्फ उन्हीं को याद करना है कि यदि ये कोई इवेंट को ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं तो उस केस में स्पॉन्सरशिप सर्विस जो भी बंदा स्पॉन्सर करेगा इस इवेंट को, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा. एज अ पार्ट ऑफ अ नेशनल गेम्स बाय द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन. पंचायत लेवल पर जो लोग होते हैं वो भी जो है इवेंट्स कराते हैं, और उस इवेंट को भी अगर कोई स्पॉन्सर कर रहा है स्पोर्टिंग इवेंट को, तो उसे भी जो है एग्जेम्प्ट कर दिया गया है. हाई कमीशन, एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स, ये लोग भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वीज़ा भी अप्रूव करते हैं ये अपनी कंट्री का. तो इन लोगों की जो भी सर्विस होती है, अगर इन्होंने कोई चार्जेस रखे हैं तो उस केस में उस पर जीएसटी नहीं लगेगा. प्रोवाइडेड बाय और प्रोवाइडेड टू फीफा एंड इट्स सब्सिडरी फॉर अंडर 17 वर्ल्ड कप या वुमेन वर्ल्ड कप होस्टेड इन इंडिया इज एग्जेम्प्ट. भाई फीफा का वर्ल्ड कप इंडिया में होस्ट हो चुका है. अंडर 17 वाला वर्ल्ड कप हो चुका है.
और उसमें जो सर्विसेज प्रोवाइड करी गई थी फीफा ने या फीफा को या उसकी सब्सिडरीज को या उसकी सब्सिडरीज ने, वो सभी सर्विसेज एग्जाम्प्ट कर दी गई है। क्वेश्चन में आना नहीं चाहिए क्योंकि ये चीज़ें पास्ट की हो चुकी है, राइट, ये ऑलरेडी हो चुका है। सर्विसेज बाय वे ऑफ राइट टू एडमिशन टू, आप लोग जाते हैं टिकट खरीदते हैं सर्कस की। आजकल कौन देखता है सर्कस? पहले हुआ करता था, बहुत रिस्की गेम होता था भाई, बहुत रिस्की। 100, 150, 200 रुपये की टिकट मिलती है और उसमें वो ऐसे ऐसे स्टंट करते हैं जो कोई नहीं कर सकता। सर्कस, आई थिंक सर्कस जो है लगभग ख़त्म हो चुका है। डांस, थिएट्रिकल परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग ड्रामा और बैलेट। बैलेट जो होता है ना वो एक तरीके का डांस होता है, ऐसा डांस होता है, आप देख सकते हैं, ये बैलेट है। ड्रामा भी होता है, ड्रामा भी होता है, थिएटर्स में परफॉर्मेंस भी होती है। बहुत सारे थिएटर आर्टिस्ट होते हैं, वो फिल्म में नहीं जाते, वो कहते हैं हमें लाइव परफॉर्म करना है। ये नहीं कि एडिटिंग वगैरह कर कर, रिहर्सल कर कर, बहुत ज़्यादा उसमें जो है मेकअप वगैरह बहुत ज़्यादा करके या जो भी चीज़ें रहती होगी, वो उसे नहीं मानते कि हमें मूवीज़ में नहीं जाना है, तो वो थिएटर्स में जो है परफॉर्म करते हैं। अवार्ड फंक्शन, कंसर्ट्स, पेजेंट। अब कई लोग पूछेंगे पेजेंट क्या है? अवार्ड फंक्शन समझ में आता है, कंसर्ट की टिकट होती है समझ में आता है, म्यूजिकल परफॉर्मेंस होता है, कोई स्पोर्टिंग इवेंट होता है, ये सारी चीज़ें हमें समझ में आती है। बट हमें नहीं पता कि पेजेंट क्या होता है। मैंने कहा ना इसमें इतने सारे वर्ड्स हैं, इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है एग्जाम्प्ट करी गई हैं। आप देख सकते हैं कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहा है यहाँ पे, ये पेजेंट है। ऐसे भी कुछ इवेंट्स होते हैं, होने चाहिए, अच्छी बात है, तो वो भी जो है एग्जाम्प्ट कर दिया गया है। और रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट होता है कुछ, ये प्लानिटोरियम है, जैसे दिल्ली में जो है नेहरू प्लानिटोरियम है, अब उनके नाम पर रख दिया है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम पर रख दिया है। इंडिया में भी प्लानिटोरियम या साइंस सेंटर बने हुए हैं जहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई है कि अगर आप मून पर जाएंगे तो आपका वेट कितना होगा, मार्स पर कितना होगा, कुछ कुछ छोटी मोटी एक्टिविटीज़ बनी हुई है जहाँ पर लोगों को ले जाया जा सकता है और स्पोर्टिंग इवेंट्स में भी ले जाया जा सकता है। सो दैट्स अ सेपरेट थिंग, अच्छी बात है। तो वो भी जो है बहुत अच्छी चीज़ होती है, तो उन इवेंट्स में भी आप लोग जा सकते हैं। इन सभी जगहों पर जो है सर्कस में, डांस और ये कंसर्ट्स वगैरह में, प्लानिटोरियम में या फिर स्पोर्टिंग इवेंट में अगर आप जाते हैं जो रिकॉग्नाइज नहीं है, देखिए रिकॉग्नाइज वाले तो पहले ही हो चुके ना। तो अगर आप किसी भी स्पोर्टिंग इवेंट में जाते हैं, आप उसमें एडमिशन लेते हैं, मतलब उसको आप दर्शक के रूप में देखने जा रहे हैं, और टिकट जो है 500 रुपये पर पर्सन से ज़्यादा नहीं है ऊपर के तीनों ही केसेस में, तो फिर उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। और 500 से ज़्यादा है टिकट तो जीएसटी लगेगा। मतलब जो महंगी चीज़ है उसको और महंगी कर रहे हैं और जिसकी रेट कम है उसको एग्जेम्प्ट कर रहे हैं। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप, एडमिशन टू म्यूजियम, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स, नेशनल पार्क्स पता होंगे आपको, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व्स और जू, यहाँ पर भी हम लोग जा सकते हैं। बट इस केस में कोई लिमिट नहीं है, आप जाएँ नेशनल पार्क घूमने, मॉन्यूमेंट्स देखने, म्यूजियम देखने, जो भी टिकट है दीजिए, उस पर कभी भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। मुझे याद है मैं मुंबई गया था, मुंबई में भी एक नेशनल पार्क है, उसमें मैं गया था, 20 रुपये 30 रुपये टिकट होगी, ज़्यादा महंगी नहीं थी। साइकिल ले लो आप किराए पर, साइकिल से जाओ, अंदर तक जाओ, आपको जानवर दिखेंगे, टाइगर भी आ सकता है, थोड़ा सा रिस्की रहता है, बट वो खैर अलग जोन में रहते हैं। तो मैं गया, साइकिल लेकर मैं निकल गया। मैंने एक वीडियो भी डाला था, शायद मुझे याद है, काफ़ी पहले डाला था, अब हटा दिया उसे। अगर यहाँ पर जाना चाहें तो जा सकते हैं, इस पर जीएसटी नहीं लगता है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इनक्यूबेटी हैविंग अ टर्नओवर ऑफ अप टू 50 लाख रुपीज़ इन करंट फाइनेंशियल ईयर, provided turnover up to 50 lakh in previous financial year and 3 years not elapsed from date of entering into an agreement as an incubate। इनक्यूबेट क्या होते हैं या इनक्यूबेटी क्या होते हैं? देखिए नीचे लिखा भी हुआ है, इनक्यूबेटी का मतलब होता है एंटरप्रेन्योर जो कि टेक्नोलॉजिकल बिजनेस पार्क या टेक्नोलॉजिकल बिजनेस इनक्यूबेटर वाली जगह पर जो है सिचुएटेड है। गवर्नमेंट ने क्या करा है, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे सेंटर्स बना दिए कि आपके पास फंड नहीं है तो भी आप यहाँ पर आकर अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, हम आपको रिसोर्सेज देंगे बहुत अफोर्डेबल में, और आप जो है हमारी फैसिलिटीज़ का जो है लुत्फ उठा सकते हैं। और जहाँ पर वो एंटर करते हैं किसी एग्रीमेंट में विद द टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर जिसने वो जगह बनाई है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप पार्ट टू इनेबल हिमसेल्फ फॉर इनोवेटिव प्रोडक्ट, राइट। क्योंकि आप ऐसे ही नहीं जा सकते, आप अगर वहाँ पर जाते हैं और आपको वहाँ पर अपना स्टार्टअप को कंटिन्यू करने के लिए मिलता है उस पर्टिकुलर पार्क में, तो आपको एक एग्रीमेंट में एंटर करना पड़ता है,
रूल्स एंड रेगुलेशंस को अवॉइड करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। उस केस में जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगा इनक्यूबेटी, यानी जो स्टार्टअप है वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा और उसका टर्नओवर ना ही पिछले साल का 50 लाख से एक्सीड करता है, ना ही करंट ईयर का एक्सीड करता है, राइट। और जब एग्रीमेंट में एंटर करे थे तब से लेकर 3 साल नहीं हुए हैं, उस केस में उसको जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। सिमिलर एग्जेम्पशन इनकम टैक्स में भी है स्टार्टअप्स के लिए, तो उन पे इनकम टैक्स भी एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, टैक्स हॉलीडे दे रहे हैं, और उन पर जीएसटी भी जो है वो भी एग्जेम्प्ट कर रहे हैं। तो आपको अपने स्टार्टअप गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, गवर्नमेंट उसे अप्रूव करेगी, आप इनकम कमा सकते हैं, टैक्स नहीं देंगे तो भी काम चल जाएगा। तो जीएसटी से एग्जेम्प्ट कब होंगे? जब 50 लाख से ज़्यादा टर्नओवर आपका नहीं है पिछले साल, और करंट ईयर में भी एक्सीड नहीं करता, और मैक्सिमम 3 साल के लिए अलाउड होगा जब भी आपने एग्रीमेंट में एंटर करा है। अब जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे जो भी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। यानी कि अगर मैं अपना स्टार्टअप करता हूँ और यहाँ पर जाता हूँ टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर या टेक्नोलॉजी बिजनेस पार्क में जाता हूँ, अपने आप को रजिस्टर कराता हूँ, एग्रीमेंट में एंटर करता हूँ, 3 साल तक सर्विसेज दूंगा, टैक्स नहीं देना होगा, प्रोवाइडेड मेरा टर्नओवर 50 लाख से ज़्यादा नहीं है। सिमिलरली जो ये टेक्नोलॉजिकल बिजनेस इंक्यूबेटर हो गए या साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप स्टेप बोलते हैं इनको, STEP, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप पार्क, तो ये बनेगा स्टेप। तो ये लोग भी जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं बदले में चार्जेस कुछ तो लेते ही हैं, उनकी सर्विस तो हमेशा ही एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, उन्हें कभी भी जीएसटी चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात समझे मैंने कितनी चीज़ें बताई हैं आपको। किसी इवेंट को स्पॉन्सर करना जो कि एक रिकॉग्नाइज्ड इवेंट है, फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कहीं पर आप जा रहे हैं कॉन्सर्ट वगैरह में, 500 से ज़्यादा की टिकट नहीं है, और फिर ये नीचे वाली चीज़ें जहाँ पर आप अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें एग्जेम्प्ट होती हैं। अब बात करते हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। देखिए जनरली एक्सपोर्ट आपका एग्जेम्प्ट होता है क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है आप जितना एक्सपोर्ट करना चाहें वो करें, बट इंपोर्ट जो है वो रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल होता है क्योंकि उस पर सामने वाली पार्टी पे कंट्रोल नहीं रखा जा सकता। जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो इंडिया के बाहर है, तो जो रिसीव कर रहा है उस पर जीएसटी लगा दिया जाता है। बट कुछ जगहों पर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को एग्जेम्प्ट करा गया है अगर वो इंपोर्ट सरकार कर रही है, या आप अपने पर्सनल पर्पस के लिए कर रही हैं, या फिर सेक्शन 12AA की चैरिटेबल ट्रस्ट कर रही है। तो मेरे पर्सनल पर्पस के लिए अगर मैं कोई इंपोर्ट करूंगा सर्विस तो वो एग्जेम्प्ट है जीएसटी से। सरकार इंपोर्ट करेगी वो एग्जेम्प्ट है, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट इंपोर्ट करेगी वो भी एग्जेम्प्ट है। हाउएवर ओएडर सर्विसेज जो हैं, जो मैंने आपको पहले भी इसका जिक्र करा हुआ है, जिसकी फुल फॉर्म है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विस। जैसे कि आप फेसबुक पर ऐड चला सकते हैं, किसी का डेटा डाउनलोड कर सकते हैं, या कोई पीडीएफ फाइल है या कोई मूवी है ऑनलाइन उसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो तो आप इंडिया में बैठे हुए हैं और जो कंपनी है वो इंडिया के बाहर है, आप बस क्लिक करेंगे आपके लैपटॉप पर आ जाएगा। इसके लिए तो प्लेस की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस पर जीएसटी लगता है जैसे मैं बता चुका हूँ। सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज इंक्लूडिंग इंपोर्ट टू अ यूनिट इन SEZ और डेवलपर इन SEZ। तो सरकार इंपोर्ट कर रही है, पर्सनल पर्पस के लिए कर रहे हो, सेक्शन 12AA की जो चैरिटेबल ट्रस्ट है वो इंपोर्ट कर रही है सर्विस, या फिर कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन, या फिर डेवलपर इन SEZ जो SEZ का एरिया डेवलप कर रहा है वो भी अगर कोई सर्विस इंपोर्ट कर रहा है, तो ये लोग भी जनरली इंपोर्ट तो करते हैं पर इनका मेन काम होता है कि ये वहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। तो क्योंकि ये इंपोर्ट भी कर रहे हैं बट मेन पर्पस इनका है एक्सपोर्ट करना, तो इनके लिए भी इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, उस पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। सर्विसेज ऑफ एन अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी। अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी ऐसी बॉडी होती है जैसे आप सुनते होंगे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। आपके एरिया की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन RWA बनी हुई है, क्या उसने कहीं पर रजिस्ट्रेशन लिया है? द आंसर इज नो। उसने कहीं अपने आप को इनकॉर्पोरेट कराया है या कोई एग्रीमेंट पे सबने साइन करा है? द आंसर इज नो। वो एक अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी है, ये नॉन प्रॉफिट एंटिटी है जो सोसाइटी अपनी बना सकती है। वो अपने ही मेंबर्स को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इवन ट्रेड यूनियन आप देख सकते हैं, ट्रेड यूनियन कहीं अपने आप को रजिस्टर नहीं कराती, बस वो एक यूनियन बन जाती है, खुद ही में डिसाइड कर लेते हैं ये हमारा लीडर बनेगा। वो अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी है, इवन अनऑर्गेनाइज्ड भी है आप कह सकते हैं। ये जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं और बदले में हो सकता है अपनी सर्विसेज के कोई चार्जेस भी लें, तो इस पर कोई जीएसटी नहीं है। अगर कोई अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी या नॉन प्रॉफिट एंटिटी एग्जेम्प्ट एक्टिविटीज़ ही कर रही है, एग्जेम्प्ट एक्टिविटीज़ कर रही है अपने मेंबर्स के बिहाफ पर, तो वो तो टैक्सेबल होगी नहीं क्योंकि वो एग्जेम्प्ट एक्टिविटीज़ हैं। सर्विसेज कई बार जो है हाउसिंग सोसाइटी अपने मेंबर को प्रोवाइड करती है कि भाई हम आपका बिल पे कर देंगे, हम आपकी जो है ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट कर देंगे, आप हमें पे कर देना हर महीने का जो भी आएगा, और हम एक्चुअल पेमेंट कर देंगे जहाँ भी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो यदि अमाउंट 7,500 रुपये पर मंथ पर मेंबर के हिसाब से, पर हाउस होल्ड के हिसाब से है, उस केस में उतने अमाउंट तक अगर आप देते हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस लिमिट के विदिन है तो कोई टैक्स नहीं है। हाँ, आपके 2 घर हैं तो आप 2 मेंबर ट्रीट करे जाएंगे,
आपके 3 घर हैं तो आप 3 मेंबर ट्रीट करे जाएंगे। तो पर हाउस होल्ड 7,500 रुपये तक का पैसा अगर ये लोग प्रोसेस कर रहे हैं, आपको जो है कुछ सर्विसेज दे रहे हैं, उसका इतना पैसा ले रहे हैं, मान लेते हैं हमसे ज़्यादा अमाउंट भी ले रहे हैं, और उस केस में भी जो टर्नओवर है रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का वो 20 लाख, ये स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स में 10 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है। दैट इज़ वेयर इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। तो उस केस में तो जीएसटी जो है वो चार्ज करोगे ही नहीं ना, क्योंकि इनको रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इस चीज़ को समझिएगा, अगर किसी ने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया ही नहीं है और वो सर्विसेज दे रहा है, 10 लाख 15 लाख तक देता है, 20 लाख तक उसका टर्नओवर हुआ ही नहीं, तो जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। सिंपल है। बिलो सर्विसेज प्रोवाइडेड टू इट्स मेंबर्स फॉर कंसिडरेशन अप टू 1,000 पर एनम पर मेंबर। मतलब आप मेंबर को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं 1,000 रुपये प्रति मेंबर 1 साल का, एक्टिविटीज रिलेटिंग टू वेलफेयर ऑफ इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर लेबर और फार्मर। इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, लेबर और फार्मर के हित के लिए आप उनसे 1,000 रुपये तक मैक्सिमम सालाना लेते हैं, और फिर उनके वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ आप करते होंगे, उनको गाइडेंस देते होंगे, भैया कैसे उगाना है, कैसे खेती करनी है, क्या राइट प्रोसीजर होगा, या आपको कुछ हेल्प चाहिए तो वो कर देते होंगे। तो वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होगी अगर अमाउंट 1,000 रुपये से ज़्यादा नहीं लिया जा रहा पर मेंबर पर एनम। इसके लिए भी जो है अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटीज़ बन सकती है, नॉन प्रॉफिट एंटिटीज़ बन सकती है जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हो। प्रमोशन ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, आर्ट, साइंस, लिटरेचर, कल्चर, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, चैरिटेबल एक्टिविटीज़ एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ट्रेड को, कॉमर्स को, इंडस्ट्री को, एग्रीकल्चर को, आर्ट को, लिटरेचर, साइंस, कल्चर, मतलब इनको प्रमोट कर रहे हैं भाई। सोशल वेलफेयर है। आप किसी स्पोर्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं, किसी एजुकेशन को आप प्रमोट कर सकते हैं, प्रमोट करिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। बट बिलो सर्विसेज प्रोवाइडेड टू मेंबर्स, अपने मेंबर्स को, मतलब एक आपने सोसाइटी बनाई, उस सोसाइटी में आपने उनसे चार्ज लिया और आप उनके बीच में कोई चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। मतलब कि हम जो है चैरिटेबल एक्टिविटीज़ करेंगे, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम आपको चीज़ें सिखाएंगे, सेमिनार करेंगे, कहीं पर लेके जाएंगे, तो ये सब चीज़ें आप प्रोवाइड कर रहे हैं। और उसके जो लोग मेंबर बन गए, अब आप बोलेंगे क्यों बनेंगे, उन्हें क्या मिलेगा? सेटिस्फैक्शन मिलेगा भाई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है कि भाई ठीक है, मेरी अंतरात्मा संतुष्ट हो जाएगी कि मैंने कुछ अच्छा करा, मैं किसी अच्छे मिशन के साथ जुड़ा हूँ और मैंने उसकी मेंबरशिप ले ली है। तो ऐसी जो है ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। सर्विसेज बाय वे ऑफ पब्लिक कन्वीनियंस सच एज प्रोविजन फॉर फैसिलिटी ऑफ बाथरूम, वॉशरूम, यूरिनल और टॉयलेट्स। हमारे दिल्ली में तो हर मेट्रो स्टेशन के पास में सुलभ टॉयलेट, सुलभ शौचालय बना हुआ है। सुलभ नहीं, सुलभ शौचालय बना हुआ है, और वहाँ पर 2 रुपये चार्जेस हैं, 5 रुपये, 10 रुपये चार्जेस हैं। आपको कैसे पता यार, भाई कई बार मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं तो इमरजेंसी लग जाती है ना भाई, समझ रहे हैं? तो इसलिए मुझे पता है। पहले तो फ्री ही था, बाद में चार्जेस कर दिए, तो उस पर कोई जीएसटी नहीं है। सर्विसेज बाय वे ऑफ स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स, जानवर को काटना, उसकी सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसे कसाई बोलते हैं, वो भी एग्जेम्प्ट है। सर्विसेज बाय वे ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइव स्टॉक अदर देन हॉर्सेस। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भैया, लाइव स्टॉक यानी कि जिंदा स्टॉक यानी कि जो एनिमल्स हैं उनकी बात करी जा रही है, चिकन की बात करी जा रही है, चिकन बोलते हो आप या जो भी है। हॉर्सेस के अलावा किसी का भी अगर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा जा रहा है तो उसकी सर्विसेज भी प्रोवाइड करी जाती है। जैसे कि यहाँ पर मुर्गी है, अब कैसे बनाओ यार, पता नहीं, मुझे बनाना नहीं आता भाई। मुर्गी है मान लो, तो बच्चा पैदा करने के लिए मुर्गा भी चाहिए होगा ना, तो वो होता है नेचुरल इंसेमिनेशन। समझ गए? मुर्गा मुर्गी कर रहे हैं रिप्रोडक्शन, वो है नेचुरल इंसेमिनेशन, इसको अब काट देते हैं। आर्टिफिशियल क्या है कि जो मुर्गे का स्पर्म होगा, अब उसको क्या बोलेंगे पता नहीं, वो मुर्गी की बॉडी में इंसर्ट कर रहे हैं आर्टिफिशियली, तो मुर्गे की अब आवश्यकता है नहीं। मतलब जो भी स्पर्म है या बच्चा पैदा करने के लिए जो भी चीज़ चाहिए, सिर्फ आप उसको ही स्टोर करके रखे हुए हैं और बस फैक्ट्री में करे जा रहे हैं आर्टिफिशियली। तो उससे मुर्गी प्रेग्नेंट हो रही है, बच्चे निकल रहे हैं, उसको मार कर लोग खा रहे हैं, और ये जो है नॉन वेज जो है ऐसे इंडस्ट्री जो है चल रही है।
हाँ जी। तो अदर देन हॉर्सेज में हटा दिया गया है, बाकी जानवरों में ओके किया हुआ है। अब जानवरों का लिखा है लाइव स्टॉक का, बट क्या इंसानों में भी ऐसा होता है? इंसानों में होता है ना सरोगेसी। तुषार कपूर, एकता कपूर, उनकी शादी नहीं हुई है अभी तक, पर उनके बच्चे हैं दोनों के एक एक। किससे? नेचुरल इंसेमिनेशन से। अच्छा, ये भी क्या होता है आपको नहीं पता भाई, ये तो बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है। बट सरोगेसी से डेफिनेटली बच्चे हुए हैं, सरोगेसी से जो है उन्होंने बच्चे करें। मतलब डेफिनेटली तुषार कपूर ने अपना स्पर्म दिया होगा, स्पर्म से कहीं पे आर्टिफिशियली उसको इंसेमिनेट करा होगा, और किसी औरत ने बच्चा पैदा करा होगा, फिर इसको दिया होगा, आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करा होगा, तो तेरे रास्ते में मेरे रास्ते, और ऐसे करके सरोगेसी का प्रोसेस हुआ। और सिमिलरली एकता कपूर के लिए भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। हाँ, तो बढ़िया है भैया, आजकल सिस्टम थोड़े से आसान हो गए हैं कि अगर आपको बाप बनना है, माँ बनना है, तो आपको किसी हस्बैंड या वाइफ की ज़रूरत नहीं है। इसे बोलते हैं आर्टिफिशियली, एक तरह से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ही है मेरे हिसाब से तो। और जो नेचुरल इंसेमिनेशन होता है, ये तौबा तौबा भाई, बस अब ज़्यादा अश्लील बातें मैं नहीं कर सकता, काफ़ी मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दे दी है, बाकी आप गूगल कर लेना। सर्विसेज बाय वे ऑफ कलेक्टिंग प्रोवाइडिंग न्यूज़, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट पीटर पार्कर, स्पाइडरमैन, वो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है, वो कलेक्ट करता है और आगे जो है अपनी न्यूज़ को सप्लाई करता है, एक्सक्लूसिव न्यूज़ स्पाइडरमैन की, और उसको बदले में पैसे मिलते हैं। तो वो क्या है, उसकी सर्विस एग्जेम्प्ट है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, ये तो इंडिया की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, और ये भी जो भी सर्विस प्रोवाइड करेगी न्यूज़ वगैरह को कलेक्ट करने की, ये पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है अगर ये किसी चार्ज करते हैं तो। इंश्योरेंस सर्विसेज देखिए, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस प्रोवाइडेड बाय दी आर्मी, आर्मी वाले लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, नेवी एयरफोर्स वाले अपने मेंबर का कराते हैं, अंडर द ग्रुप स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस टू देयर मेंबर्स अंडर द ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस प्रोवाइडेड बाय द आर्मी, आर्मी नेवी के लोग हो गए, एयरफोर्स के लोग हो गए, वो अपने मेंबर को ग्रुप इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम निकली हुई है, सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, राइट, इनकी स्कीम्स होती है, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस की स्कीम्स होती है, वो अपने मेंबर को प्रोवाइड करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस बाय वे ऑफ एन्युटी अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम भी एग्जेम्प्ट होगी। अलग अलग गवर्नमेंट ने सिस्टम बनाए हैं पेंशन का, प्रोविडेंट फंड का, वैसे ही एक नेशनल पेंशन सिस्टम है, और उसमें भी आप हर सालाना पैसे डाल सकते हैं, जिसे एन्युटी बोलते हैं, बदले में आपका इंश्योरेंस हो जाता है, उसको भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, यानी उस पर जीएसटी नहीं चार्ज होगा। सिमिलरली बहुत सारे और लाइफ इंश्योरेंस हैं, वो भी एग्जेम्प्ट कर दिए गए हैं, जैसे कि जनश्री बीमा योजना। ये योजना के अगर आप लाभ जानना चाहते हैं तो आप एक कॉल कर लीजिएगा, तो सेल्स पर्सन जो हैं वो आपको आकर पॉलिसी समझा देंगे। टाइप करिएगा गूगल पे जनश्री बीमा योजना, कोई ना कोई तो बेच रहा होगा पॉलिसी को, उसे कॉल करिएगा और बोलिएगा मुझे पॉलिसी खरीदनी है, तो आपको जो है सेल्स पर्सन इसके बारे में तमाम जानकारी और ब्रोशियर दे देंगे, जिससे आप इस इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में अच्छी तरह से जान सकते हैं। सिमिलरली बाकी इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में भी आप जान सकते हैं, मैं सिर्फ उनके नाम पढ़ रहा हूँ। आम आदमी बीमा योजना, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम जन धन योजना, पीएम वया वंदना योजना, बंगला शस्य बीमा योजना, लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट एज अप्रूव बाय इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी टू प्रोवाइड कवर अप टू 2 लाख रुपीज़। तो ये जो 2 लाख रुपए की लिमिट दे रखी है, ये सब के लिए नहीं है, ये लाइफ इंश्योरेंस की लिमिट सिर्फ लास्ट वाली कैटेगरी के लिए है। देखिए, लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट एज अप्रूव बाय एडा अप टू कवर ऑफ ₹2 लाख। बाकी जो आपकी है जनश्री बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना, उसमें कोई लिमिट नहीं दे रखी है। आप अगर ये कराते हैं तो आप करा सकते हैं, इस पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। लाइफ इंश्योरेंस की तरह आपके कुछ जनरल इंश्योरेंस की सर्विसेज भी हैं। लाइफ इंश्योरेंस की तरह आपकी कोई जनरल इंश्योरेंस की सर्विसेज भी है, जैसे कि हट का इंश्योरेंस। हट समझते हैं आप? हाँ, ड्राइंग में बनाते थे ना हट, ऐसे ये हट होती थी, लैंडस्केप, ऐसे लैंडस्केप बनता था, रिवर आ रही होती है, पेड़ लगे होते हैं, पता नहीं क्या क्या बनाते थे बचपन में। अब हट का इंश्योरेंस कराया है, कैटल का इंश्योरेंस करा सकते हैं आप अपनी, पीएम फसल बीमा योजना, फसल का इंश्योरेंस करा सकते हैं, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पता नहीं किसकी सुरक्षा दे रही है ये योजना की जानकारी आपको इंश्योरेंस पॉलिसी एजेंट देंगे। ये आपका होमवर्क है, बात करिएगा सबसे,
क्रॉप इंश्योरेंस कराना है तो करा सकते हैं, इंश्योरेंस फॉर ट्राइबल करा सकते हैं, एग्रीकल्चर पंप सेट एंड फील्ड वेल इंश्योरेंस। मुझे याद है एक मूवी आई थी बोमन ईरानी की, वो कुएं के बारे में थी, कुआं चोरी हो गया तो आपका जो पंप लगे हुए हैं, कुएं लगे हुए हैं, उसका भी इंश्योरेंस कराया कि अगर ये फेल हो गया तो हमें इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल जाएगा। भाई वहाँ पर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर जो कुएं लगे हैं या जो पंप सेट लगे हैं उससे आपका पूरा धंधा चल रहा है, एग्रीकल्चर चल रहा है, तो इंश्योरेंस करना जरूरी है ना। अगर वो फेल हो गया तो क्रॉप खराब हो सकती है एक तरह से। तो इनडायरेक्टली दे आर लिंक्ड, द क्रॉप इज लिंक्ड विद द पंप सेट एंड वेल इंश्योरेंस। वेल मतलब कुआं। ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन, सबके लिए नहीं, सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयड औरतों के लिए, औरतों का सशक्तिकरण करा जा रहा है। तो उसके लिए जो है ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी बनाई है कि अगर सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन का पर्सनल एक्सीडेंट हो गया तो भी आपको कुछ पैसे मिल जाएंगे, उन्हीं को मिल जाएंगे। निरामया हेल्थ इंश्योरेंस, कोकोनट पाम इंश्योरेंस, कोकोनट का भी इंश्योरेंस होता है भाई, अब जो वो बिजनेस कर रहे हैं वो भी इंश्योरेंस करा सकते हैं। सीड क्रॉप इंश्योरेंस, अपनी क्रॉप का इंश्योरेंस करा दीजिए। जनता पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, ये तो आम जनता के लिए है। ग्रामीण एक्सीडेंट पॉलिसी, ग्रामीण इलाकों में एक्सीडेंट की पॉलिसी। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, इंश्योरेंस पॉलिसी की डिटेल कौन देगा आपको? सेल्स एजेंट देगा। कैसे पता करोगे? गूगल करोगे, कॉल लगाओगे, मुझे इंश्योरेंस लेना है, पॉलिसी के बारे में थोड़ा समझाइए। वो कहेगा आप क्या करते हैं, तो बोलना हम सीए स्टूडेंट हैं, तो कहेगा अच्छा बाय बाय। ऐसे मत बोलना हम सीए स्टूडेंट हैं, आप बोलना कि मेरी ग्रामीण इलाके में रहता हूँ, समझना था। या ऐसे बोलना मेरी क्रॉप है तो मुझे क्रॉप इंश्योरेंस समझना है, तब तो समझाएगा वो अच्छा। और आपसे हो सकता है 4 सवाल पूछें और नहीं दे पाएंगे जवाब तो वो फ़ोन रख देगा। तो कोई बात नहीं, आप कहना हम अपना ब्रोशियर भेज दीजिए, मुझे स्टडी करना है। री इंश्योरेंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक LIC कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, अलग अलग है भैया। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अलग होती है, जनरल इंश्योरेंस अलग होती है। ज़िंदगी का इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज करती है और बाकी चीज़ों का इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी करती है। उसमें हेल्थ इंश्योरेंस भी आ जाता है, जो जनरल इंश्योरेंस है उसमें हेल्थ इंश्योरेंस भी आता है। तो ये बहुत सारे लोगों का इंश्योरेंस कर रहे हैं, करीब करीब इन्होंने जो है 1000 करोड़ का इंश्योरेंस कर दिया है। मतलब कि इन्हें मिलेगा करीब करीब 10 करोड़ रुपीज़ पर एनम। बट अगर सारे के सारे क्लेम कर लें तो 1000 करोड़ रुपये तक का इंश्योरेंस है। सब क्लेम नहीं करेंगे तभी तो उसको इंश्योरेंस बोला जाता है। अब इन्हें रिस्क है अपना भी कि अगर मान लो बहुत ज़्यादा लोग क्लेम कर गए तो हमने तो सिर्फ 10 करोड़ लिए हैं, देने पड़ जाएंगे मे बी 100 करोड़, 1000 नहीं तो भी 100 करोड़ या 50 करोड़, तो बहुत रिस्क है ना, इन्हें लॉस हो जाएगा। तो ये अपने आप को आगे इंश्योर करा लेते हैं, तो इंश्योरेंस देते भी हैं और खुद को भी इंश्योर करवा लेते हैं, उसे बोलते हैं री इंश्योरेंस। तो उस पर भी कोई GST नहीं है। कलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन अंडर अटल पेंशन योजना, ठीक है भैया, अटल पेंशन योजना जाइए, लाभ लीजिए, GST नहीं लगेगा। एनी स्कीम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है इंश्योरेंस से जुड़ी हुई, उस पर भी GST नहीं लगेगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी अंडर इंश्योरेंस स्कीम फॉर विच टोटल प्रीमियम इज पेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी। तो बहुत सारी इंश्योरेंस सरकार ऐसी मुफ्त में प्रोवाइड कर देती है जिसका प्रीमियम वो खुद देती है। आप धंधा कर रहे हैं, आप धंधा करें, हम आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड कर देंगे। तो ये भी गवर्नमेंट का कुछ सॉफ्ट कॉर्नर है अगर वो ऐसी सर्विसेज दे रही है तो। सर्विसेज बाय ESIC, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ESIC, जिनका इनकम 20-22 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं होती है महीने की, वो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की जगह उनका ESIC का इंश्योरेंस होता है, जिसके अलग अस्पताल बने हुए हैं और यहाँ पर जाकर लोग अपना इलाज करा सकते हैं। इसके अलग अलग डिस्पेंसरीज हैं और हॉस्पिटल्स हैं। तो जो ESIC एक्ट में रजिस्टर्ड है ऑर्गेनाइजेशंस, वो अपने एम्प्लॉयज़ का ESIC इंश्योरेंस करा सकती है। तो ESIC जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा उस इंश्योरेंस के बदले उस पर GST नहीं होगा, या जो भी इंश्योरेंस वो ले रहा है, डेफिनेटली अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए वो इंश्योरेंस ले रहा है ना, कुछ कुछ पैसा एम्प्लॉयज़ का कटता है और इस ऑर्गेनाइजेशन को जाता है, कोई टैक्स नहीं सर। सर्विसेज प्रोवाइड बाय EPFO टू पर्सन्स गवर्नड बाय EPF एक्ट। EPFO एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो भी एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन डालते हैं प्रोविडेंट फंड में, आप काम करते हैं, कुछ परसेंटेज आपका सैलरी से कटता है, कुछ एम्प्लॉयर डालता है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, सरकारी अफसर है या उसका जो एक इस्टेब्लिशमेंट करी हुई है EPFO, वो आपको सर्विस दे रहा है PF की, आप पैसा डाल रहे हैं उसमें, तो वो सर्विस भी एग्जम्प्ट है। सर्विसेज प्रोवाइड बाय SEBI बाय प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज एंड टू प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ एंड टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट। SEBI बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो सारी सर्विसेज इन्वेस्टर के इंटरेस्ट में जो करी जाती है, प्रमोट करा जाता है, डेवलप करा जाता है और रेगुलेट करा जाता है सिक्योरिटीज़ मार्केट को। वो SEBI की सर्विस भी सारी एग्जम्प्ट है, अगर कोई चार्जेस लिए जाएंगे तो उस पर टैक्स नहीं है।
सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। आपको पता है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क अब एक गवर्नमेंट कंपनी बन चुकी है, और उस गवर्नमेंट कंपनी का काम क्या है? सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करना आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से। तो ये भी जो ऑर्गेनाइजेशन है गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, वो भी सरकार को सर्विस दे रही है। सरकार और सरकारी कंपनी में अंतर होता है। देखिए, सरकार जो है वो तो आपकी चेंज होती रहती है, पार्टी मिलकर जो है इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो सरकार बनाते हैं, राइट। और गवर्नमेंट कंपनी तो गवर्नमेंट कंपनी होती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती है, जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। अब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, कोई भी सरकार है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन तो वही रहेगी ना, भारत पेट्रोलियम वही रहेगी ना। इसमें डेफिनेटली सरकार का हिस्सा होता है, बट सरकार के जो लोग होते हैं वो तो बदल सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन नहीं बदलती, उसका नाम तो एग्जिस्टिंग रहता ही रहता है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए सर। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट बाय वे ऑफ कोल्ड चेन नॉलेज डिसेमिनेशन। नॉलेज डिसेमिनेट करना यानी नॉलेज को बांटना। तो अगर कोई नेशनल सेंटर है कोल्ड चेन डेवलपमेंट का, वो कोल्ड चेन की नॉलेज को डिसेमिनेट कर रहा है, भैया आइए आप इसको समझिए, यहाँ पर कोल्ड चेन खोलिए, अपना प्रोडक्ट स्टोर करिए, वो नॉलेज को डिसेमिनेट करने की सर्विसेज जो दे रहा है उस पर कोई टैक्स नहीं है, और इवन वो प्रोवाइड भी कर देते हैं सर्विसेज। तो नॉलेज को डिसेमिनेट करा जा सकता है। सर्विसेज बाय कोल माइंस पीएफ ऑर्गेनाइजेशन टू पर्सन्स गवर्न बाय कोल माइन पीएफ एंड मिसलेनियस एक्ट। तो जो कोल माइंस में काम कर रहे हैं उनके लिए एक अलग पीएफ एक्ट बना दिया कि उनका अलग से हम प्रोविडेंट फंड जमा करेंगे, ताकि रिटायरमेंट के टाइम पे जब छोड़ेंगे तब पैसा मिल जाएगा। सिमिलरली नेशनल पेंशन स्कीम बना हुआ है, ट्रस्ट बना हुआ है, वो अपने मेंबर को जो है पैसा, अपने मेंबर को जो सर्विस प्रोवाइड करती है, तो कुछ ना कुछ एडमिन फीस लगती है, इस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इवन अगर आप कोई फूड का बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, या पतंजलि का आप कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे जो खाने पीने का प्रोडक्ट है, या और भी कोई आप प्रोडक्ट खरीदेंगे, उस पर फसाई का लाइसेंस होगा, फसाई का लाइसेंस होगा, और वो लाइसेंस देगा तो बदले में पैसे लेगा ना। तो लाइसेंस देना, रजिस्टर करना, एनालाइज करना, आपका फूड का सैंपल टेस्ट करना बिफोर गिविंग लाइसेंस। मैगी को इन्होंने ही बैन कर दिया था, और मैगी वापस आ गई। पहले किया था, कुछ साल पहले करा था, वापस आ गई मैगी। क्या होता है सर? कुछ नहीं होता भैया, लाइसेंस की जो फीस लेते हैं ये और सर्विस प्रोवाइड करते हैं उस पर जीएसटी नहीं होता है। सर्विसेज बाय बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। आप सारी सर्विस खुद नहीं प्रोवाइड कर सकते। ऐसे बहुत सारे रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पर कि बैंक है भी नहीं, बैंक नहीं है, बैंक की ब्रांच नहीं है, तो वहाँ पर बिजनेस फैसिलिटेटर, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट हो सकते हैं बैंकिंग कंपनीज के, जो कि रूरल एरिया में जो दूर दूर ब्रांचेज हैं उनके लिए जो है सर्विसेज वो प्रोवाइड करें, उनसे टाई अप करके आगे जो है लोगों तक सर्विसेज पहुँचाएँ। और एनी पर्सन एज एन इंटरमीडिएटरी टू अ बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट विद रिस्पेक्ट टू अवर सर्विसेज। अब ये बिजनेस फैसिलिटेटर, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट खुद जो है आगे एक और इंटरमीडिएटरी रख सकते हैं कि भाई मेरे यहाँ पर तू आगे और सर्विसेज दे दे। बैंक बहुत बड़ा है, अब बैंक के बाद जो बिजनेस फैसिलिटेटर हैं उनका साइज भी बड़ा हो गया, तो उन्होंने आगे बांट दिया कि भाई लो आगे सर्विसेज दो, आगे जो है सर्विसेज आप दो। तो वो भी देंगे, किसको देंगे? जो इंटरमीडिएटरी है वो बिजनेस फैसिलिटेटर को सर्विस देंगे, बिजनेस फैसिलिटेटर बैंकिंग कंपनी को सर्विस देंगे। कहाँ पर? रूरल एरिया के लिए, इन रिस्पेक्ट टू अकाउंट्स इन इट्स रूरल एरिया। अर्बन के लिए नहीं, रूरल एरिया के लिए वो एग्जम्प्ट है। बिजनेस फैसिलिटेटर, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, इंश्योरेंस कंपनी को भी अगर रूरल एरिया में सर्विस दे रहे हैं, तो ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, रूरल एरिया, यहाँ सर्विसेज दे रहे हैं तो वो पूरी तरह से एग्जम्प्ट होती है, कोई जीएसटी नहीं लगता है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, जैसे आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बने हुए हैं जो कि बाहर सामान को एक्सपोर्ट करते हैं, वैसे ही इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बने हुए हैं जो फाइनेंस की सर्विस इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। अब इन फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर के कुछ एजेंट हो सकते हैं, इंटरमीडियरी हो सकती है, जो कि लोकेटेड हो सकती है मल्टी सर्विसेज एसईजेड में। मतलब कई बार एसईजेड को आईएफएससी के साथ कंबाइन कर भी वो खोल लेते हैं कि भाई ये एसईजेड भी है, एक्सपोर्ट भी करोगे गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्ट भी करोगे, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर भी है, फाइनेंस की सर्विसेज भी एक्सपोर्ट करोगे, दोनों को ज्वाइंटली खोल दिया। या फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में ही इंटरमीडियरीज ऑपरेट कर रही है और वो इंडिया के बाहर के जो कस्टमर्स हैं उन्हें कोई सर्विसेज दे रही है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज दे रही है, जो कि आईएनआर करेंसी में नहीं है, बाहर की करेंसी में, तो पैसा आएगा, फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ाने के लिए किया गया। अगर मैं आईएफएससी में अपनी यूनिट खोलूँगा और वहाँ से मैं सर्विसेज एक्सपोर्ट करूँगा फाइनेंस से जुड़ी हुई, तो मैं डॉलर्स में कोट करूँगा ना अपने पैसे, मेरे देश में तो फॉरेन एक्सचेंज आएगा, तो इसीलिए उस सर्विस को एग्जेम्प्ट करा गया है।
देयरफॉर बैंकिंग कंपनी सप्लाइंग सर्विसेज थ्रू बिजनेस फैसिलिटेटर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट हैज़ टू पे जीएसटी हैं। तो बिजनेस फैसिलिटेटर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो बैंकिंग कंपनी को सर्विस दे रहे हैं वो तो एग्जम्प्ट है, बट बैंकिंग कंपनी जो इनके थ्रू कस्टमर को सर्विस दे रही है वो टैक्सेबल है। अब पता लगे कि बिजनेस फैसिलिटेटर से आगे डेबिट कार्ड को इशू करा दिया है, तो डेबिट कार्ड इशू किया है बैंकिंग कंपनी ने इसके थ्रू, तो बिजनेस फैसिलिटेटर ने आपका डेबिट कार्ड, बैंक का डेबिट कार्ड आगे पहुंचाया, वो सर्विस इसने प्रोवाइड करी, उसके चार्जेस लेगा वो एग्जम्प्ट है। पर जो बैंक ने इनके थ्रू कस्टमर को सर्विस दी और उसके लिए वो कस्टमर से बाद में चार्ज करेंगे वो टैक्सेबल है, जैसे कि नॉर्मली होता था। हाँ, बेसिक सेविंग अकाउंट की सर्विसेज एग्जम्प्ट है, जो शायद मैंने बहुत पहले कराया था। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजियस पिलग्रिमेज अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट। रिलीजियस पिलग्रिमेज में काफ़ी सारी चीज़ें आती है, कैलाश मानसरोवर, हज कमेटी ऑफ इंडिया बनी हुई है, स्टेट हज कमिटीज़ बनी हुई है, कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड बना है गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड। ये सब लोग पिलग्रिमेज की सर्विसेज देते हैं। अप्रूवल चाहिए होती है, ऐसे कोई भी नहीं जा सकता, सरकार अप्रूव करती है, भैया अभी हम खोल रहे हैं कैलाश पर्वत की यात्रा, आप जा सकते हैं, उसके लिए इतने पैसे लगते हैं, चार्जेस भी लगते हैं, वो सर्विसेज एग्जम्प्ट करी हुई है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंडियन टूर ऑपरेटर टू फॉरेन टूरिस्ट इन रिलेशन टू अ टूर होली कंडक्टेड आउटसाइड इंडिया। तो अगर आप यहाँ पर टूरिस्ट एजेंसी चला रहे हैं अपनी और कोई फॉरेन टूरिस्ट इंडिया घूमने आया है और वो आपसे सर्विस ले लेता है किसी दूसरी कंट्री में घूमने के लिए, तो हो सकता है आपकी बाहर ब्रांचेस भी हों, क्या दिक्कत है? आप बोलेंगे भाई तू यहाँ पर आया है और तू रशिया घूमने की हमसे सर्विस लेना चाहता है, ले ले। तो फॉरेन टूरिस्ट को बाहर के टूर के लिए सर्विस प्रोवाइड करोगे, उस पर जीएसटी नहीं है। सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑफ ट्रांजिट कार्गो टू नेपाल एंड भूटान। नेपाल भूटान रोडवेज से जनरली जो है सामान आता जाता है, उसमें जो कार्गो आते जाते हैं उसकी सर्विसेज को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय गवर्नमेंट एंटिटी, गवर्नमेंट की एंटिटी अपनी ही गवर्नमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है फॉर कंसिडरेशन रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स। तो सरकार क्या करती है, अपनी अंडरटेकिंग को ग्रांट्स देती है। जब ग्रांट देती है तो वो बदले में वो सरकार को सर्विसेज देती है। ग्रांट से जो है पब्लिक का वेलफेयर करती है वो अंडरटेकिंग्स, सो दैट मीन्स वो सर्विस पर भी कोई जीएसटी नहीं है। सर्विसेज बाय ओल्ड एज होम रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और चैरिटेबल एंटिटी टू इट्स रेजिडेंट्स जो कि 60 साल से ज़्यादा के हैं, अगेंस्ट कंसिडरेशन अप टू 25,000 रुपये पर मंथ पर मेंबर, एग्जेम्प्ट है सर। अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग ऐसे करो कि 60 साल के होने के बाद जो बढ़िया से ओल्ड एज सेंटर बने हुए हैं, बढ़िया, एक होते हैं मुफ्त में, ओ मेरे बेटे ने मुझे ओल्ड एज सेंटर में भेज दिया, वो है मुफ्त। एक है पैसे वाला, आलीशान, मस्त आराम से रहो, रिटायरमेंट प्लानिंग, तो वहाँ जा सकते हैं भैया। तो यहाँ 25,000 रुपये तक का जो है पर मेंबर पर मंथ, नॉट पर एनम, तो लग्जरियस होगा ना भैया आज के टाइम पे। आज से 40 साल बाद हो सकता है 25 की जगह 50,000 हो रेट, बट अभी 25,000 रुपये प्रति महीना अगर कहीं पर रहने खाने मिल रहा है एक बंदे को, तो मेरे हिसाब से वो अच्छा फैसिलिटी दे रहा होगा। प्रोवाइडेड कंसिडरेशन इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल द चार्जेस ऑफ बोर्डिंग लॉजिंग मेंटेनेंस, सारे चार्जेस इंक्लूड करता है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। अप फ्रंट अमाउंट कई बार ली जाती है, जिसको प्रीमियम सलामी बोल सकते हैं, डेवलपमेंट चार्जेस भी बोल सकते हैं। कब लिए जाते हैं ये लिए जाते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म लीज, जो 30 साल उससे ज़्यादा की है, वो ली जाती है इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फाइनेंशियल बिजनेसेस। देयर इज अ कैच, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आपने ये टीडीआर में पढ़ा होगा, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स में ये कॉन्सेप्ट आपने करा होगा क्या? एक तो लैंड डेवलपमेंट राइट्स हैं, उसकी हमने चर्चा करी थी, और दूसरा था आपका लीज, लॉन्ग टर्म लीज, कि इंडस्ट्रियल प्लॉट के लिए लॉन्ग टर्म लीज पर उसे लेकर उस पर फाइनेंशियल बिजनेस का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है। तो ये जो आपने लीज पर लिया है प्लॉट, इसके बदले आप पैसे देंगे, उस पर जीएसटी नहीं देना होगा। सर्विसेज शुड बी प्रोवाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कॉर्पोरेशन और बाय अदर एंटिटी इन विच सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी शैल हैव एटलीस्ट 20% ऑफ द ओनरशिप डायरेक्टली और थ्रू एनी एंटिटी विच इज होली ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी। तो कंडीशन क्या लगा दी है कि ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही है लॉन्ग टर्म लीज की, ये सर्विसेज आपको स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। दैट मीन्स कि इंडस्ट्रियल प्लॉट्स को जो दे रही है वो स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आपको लीज पर दे रही है कि बनाइए,
या फिर कोई और एंटिटी जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी का 20% या उससे ज़्यादा की ओनरशिप है, चाहे तो डायरेक्टली या अपनी किसी होली ओन्ड सब्सिडरी के थ्रू। अगर आप इस प्रोविज़न को समझना चाहते हैं तो क्या हो रहा है इसको समझिएगा। इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं और प्लॉट को जो है लीज पर देने की एक सर्विस दी जा रही है, और लॉन्ग टर्म लीज यानी 30 साल या उससे ज़्यादा की लीज पर दिया जाएगा, जिसमें कि सामने वाला व्यक्ति उस पर लेकर पूरा प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करेगा, बेचेगा, पैसे कमाएगा, वो कर सकता है। राइट, प्रॉपर्टी तो सरकार की रहेगी। ये प्रॉपर्टी या तो अपने स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से लिए, अभी तो सरकार की ऑर्गेनाइजेशन हो गई, या फिर आपने किसी और एंटिटी से ली है जिसमें सरकार का सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी का इस एंटिटी में 20% या उससे ज़्यादा की ओनरशिप है डायरेक्टली, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी किसी और ऑर्गेनाइजेशन को 100% ओन करती है और वो इस एंटिटी को जो है ओन करता है, तो उसको भी कंसीडर कर लिया जाएगा। मान लेते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी इस एंटिटी को जो लीज पर आगे दे रही है लॉन्ग टर्म लीज पर, उस एंटिटी को 10% ओन करते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी एक 100% एक और एंटिटी को ओन करते हैं जो कि इस एंटिटी को 15% ओन करती है। सो दैट मीन्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी डायरेक्टली या फिर अपनी किसी 100% ओन्ड एंटिटी से टोटल कर 25% जो है ओनरशिप बन रही है, और वो एंटिटी आगे लॉन्ग टर्म लीज पर दे रही है, तो उसकी सर्विस को भी जो है जीएसटी से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। सबकी नहीं, ये कंडीशन मीट होगी तो। सर्विसेज ऑफ लीसिंग ऑफ एसेट्स बाय इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशंस टू इंडियन रेलवेज, तो इंडियन रेलवेज को भी जो है एसेट लीज पर दिए जाते हैं और उस सर्विस को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है जीएसटी से, उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। सर्विसेज बाय एन ऑर्गेनाइजर टू एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया, बिजनेस एग्जीबिशन इंडिया के बाहर लगती है, तो जो उस बिजनेस एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज कर रहा है वो ऑर्गेनाइज करने की सर्विस दे रहा है कि सर मैं आपके प्रोडक्ट या आपकी बिजनेस की जो एग्जीबिशन है वो मैं यहाँ पर इस कंट्री में लगाऊंगा। आई एम प्रोवाइडिंग अ सर्विस, आई एम स्टेइंग इन इंडिया, देयर इज़ वन ऑर्गेनाइजर इन यूएसए एंड ही इज़ प्रोवाइडिंग मी सर्विस कि भाई बिजनेस एग्जीबिशन जो होगी उसमें मेरा कुछ प्रोडक्ट को डिस्प्ले करेगा, तो वो बंदा मुझे सर्विस दे रहा है और वो बंदा कस्टमर को भी सर्विस दे रहा है जो वहाँ पर हो सकता है उनसे चार्जेस ले और आपको जो है एग्जीबिशन में आने का मौका दे। तो उस व्यक्ति ने क्योंकि मुझे सर्विसेज दी है तो वो सर्विसेज एग्जेम्प्ट कर दी गई है। बात करते हैं आईजीएसटी एग्जेम्प्ट होगा कि नहीं होगा। देखिए, कुछ चीज़ों पर आईजीएसटी एग्जेम्प्ट होता है जो आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं, और वैसे मैं बता दूं आपको कि जो भी आपने यहाँ पढ़ा है इस पर कोई जीएसटी नहीं है, चाहे वो आईजीएसटी हो, सीजीएसटी हो, यूटीजीएसटी हो, कोई जीएसटी उसमें है नहीं। आईजीएसटी एक्ट में भी कुछ स्पेसिफिक बातें लिखी, सिर्फ उतनी और पढ़ा रहा हूँ आपको, जैसे कि सर्विसेज सप्लाइड बाय एन एस्टैब्लिशमेंट टू अ पर्सन इन इंडिया टू एनी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दैट पर्सन आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाईज आउटसाइड इंडिया एंड आर ट्रीटेड एज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। व्हाट डज इट मीन? सर्विसेज सप्लाइड बाय एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ पर्सन इन इंडिया, इंडिया में किसी एक इंसान की कोई एस्टैब्लिशमेंट है, टू एनी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दैट पर्सन आउटसाइड इंडिया, उसी इंसान की इंडिया के बाहर एक और एस्टैब्लिशमेंट है, तो इंसान एक यहाँ पर उसकी इस्टेब्लिशमेंट में है, इंडिया में इस्टेब्लिशमेंट है, यूएसए में इस्टेब्लिशमेंट है, इसी व्यक्ति की दोनों इस्टेब्लिशमेंट है। एक इस्टेब्लिशमेंट दूसरी को सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जो इंडिया वाली है वो इंडिया के बाहर वाली एंटिटी को जो है इस्टेब्लिशमेंट को सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ये एग्जेम्प्ट कर दिया गया। इसका प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है, एक तरह से आप इसको एक्सपोर्ट भी मान सकते हैं, इसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय यूनाइटेड नेशन और स्पेसिफाइड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑफिशियल यूज़, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोई भी सर्विस को इंपोर्ट करेगी तो उस पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। अब वो इंडिया में उसकी ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया के बाहर है, इंडिया में है, इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है और वो इंपोर्ट कर सकती है भैया। यूएन की एजेंसीज हो सकती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कुछ खोल सकती है अपने ऑफिस, ऑफिशियल यूज़ के लिए बाहर से सर्विस ले सकती है, उस पर कोई आईजीएसटी नहीं है। इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर ऑफिशियल पर्पज बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन और कॉन्सुलेट और कॉन्सुलर पोस्ट इन इंडिया और डिप्लोमेटिक एजेंट्स और करियर कॉन्सुलर ऑफिसर्स पोस्टेड देयर इन बेस्ड ऑन सर्टिफिकेट इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, इंडिया में बहुत सारे फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन है, जैसे कि अगर इंडिया में कोई यूपीएससी की तैयारी करता है, सब लोग आईएएस नहीं बनते, कई लोग इंडियन फॉरेन सर्विस में जाते हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके दूसरी कंट्री में ऑफिस होते हैं और वन ऑफ द आर्टिकल असिस्टेंट
जो लूथरा एंड लूथरा में एक आर्टिकल असिस्टेंट थी, आई थिंक शिवांगी अग्रवाल नाम था या शिवांगी गुप्ता। IFS, CA बनने के बाद IFS, 22 लाख रुपए की नौकरी लगी थी उसकी, 22 लाख रुपए की, विदाउट अ रेगुलर कॉलेज। कुछ लोग गजब होते हैं, क्या कर सकते हैं। मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा कि ICA कैंपस से 22 लाख का कौन सी कंपनी पैकेज देगी भाई। ITC वगैरह भी नहीं थी, होटल कंपनी थी कोई, और उसका हो भी गया। कुछ लोग बहुत गजब होते हैं यार। और उसके बाद उसने वो छोड़ दिया 22 लाख का पैकेज, और उसने सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करी और वहाँ भी हो गया। मैंने एक बार कॉल लगा लिया था, मैंने कहा यार ये लोग भूल जाते हैं आगे बढ़ने के बाद। मैंने कॉल लगा लिया, मैंने कहा हाय शिवांगी, हाउ आर यू, दिस इज़ योगेश वर्मा। उसने कहा यार अभी थोड़ी सी बिजी हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर फ़ोन उठा लिया, नॉर्मल बात करी, बट यू नो कि जब आप IAS पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, IFS की पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, फुल टाइम काम ही काम होता है। हमारी तरह थोड़ी ना वेले बैठे होते हैं कि भैया CA कर ली, मज़े करो। अब ठीक है भाई, मुझे काम नहीं करना था, मेहनत नहीं करनी थी वो वाली, आर्टिकलशिप में इतना पीस दिया कि भाई मैं नहीं कर रहा IAS। अब 2 साल कौन लगाए अपने IAS के लिए। तो अगर आप इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन इंडिया के बाहर होते हैं, तो बाहर वालों के भी इंडिया में होते हैं, उनकी अलग अलग पोस्ट होती है। तो क्या होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है बोलती है कि अगर भाई हमारे लोग जो है वहाँ पर कोई सर्विसेज इंपोर्ट करेंगे, हमारे बंदे जो आपकी कंट्री में हैं, तो उस पर आप टैक्स नहीं लगाओगे, इनडायरेक्ट टैक्स। और आपके बंदे जो हैं, आपके ऑफिसर्स जो खोल कर बैठे हैं, फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन, काउंसलर वगैरह, वो अगर कोई सर्विस इंपोर्ट करेंगे अपने काम के लिए, तो हम उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे। सिंपल सा फंडा, ऑफिशियल पर्पज़ के लिए आप इंपोर्ट कर सकते हैं। यानी US की यहाँ एम्बेसी है या कोई हाई कमीशन है और वो बाहर से सर्विसेज इंपोर्ट कर रही है, ब्रिटिश हाई कमीशन है, US की एम्बेसी है, अपनी कंट्री से सर्विसेज को इंपोर्ट कर रही है अपने काम के लिए, कर ले भाई, कोई टैक्स नहीं है। बट हमारा जो वहाँ पर हाई कमीशन या हमारी एम्बेसी होगी और वो भी इंपोर्ट करेगी इंडिया से सर्विस, तो आप भी टैक्स नहीं लगाओगे। इसे बोलते हैं भैया प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। हम ना झुकेंगे ना आगे बढ़ेंगे, हम कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, हमारे मोदी जी कहते हैं ना। हाँ जी, तो वही बात हो गई। इसी के साथ जो है एग्जामिशन का चैप्टर आपका मोटा मोटी वो हो ही गया है। आपके बुक में देखा जाए तो कितने पेजेस हैं ये मैं खुद जो है इमेजिन नहीं कर सकता हूँ। 118 पेजेस, और मैंने आपको कराए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 11-12 पेजेस जो हैं आपको कराए हैं। 118 पेजेस की जगह 12 पेजेस, 10% पेजेस में आपको लगभग 95% सारी चीज़ें आपको करवा दी। जो किताब में है वो सारे प्रोविजंस करा दिए हैं, तो 10% में कराया तो इसको तो पढ़ना बनता है ना। और एटलीस्ट वो 118 पेजेस की रीडिंग भी बनती है, जिसमें कि हो सकता है कुछ चीज़ें डुप्लीकेटेड है, डुप्लीकेशन है, यानी कि पहले आपको प्रोविजन बताए फिर उसकी एनालिसिस बताइए। तो प्रोविजन को छोड़ सकते हो, डायरेक्टली एनालिसिस को पढ़ सकते हो और अपना जो है एग्जामिशन का चैप्टर कर सकते हो। अब इसमें क्योंकि इतनी सारी चीज़ें एग्जाम्प्ट होती है, बहुत सारी चीज़ें एग्जाम्प्ट होती है, तो कुछ वर्ड्स के मीनिंग नहीं समझ में आते। दुनिया जहाँ की चीज़ें लिख दी है ना, फार्मर के लिए कुछ एग्जाम्प्ट, कुछ लॉयर हो गए, कुछ आपके पढ़े लिखे लोग हो गए, कुछ पढ़े लिखे लोग नहीं हो गए, राइट। अलग अलग सर्विसेज दे रहे हैं, डिप्लोमेटिक मिशन, स्पोर्ट्स बॉडी, होटल की सर्विस, कितनी सारी सर्विसेज हैं, ट्रांसपोर्ट की सर्विस। तो उसमें ऐसे वर्ड आ सकते हैं जो नहीं समझ में आ रहे। तो क्या करिएगा, गूगल कर जो है होमवर्क है आपका, उसकी इमेज या तो डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ बना लीजिएगा, साथ में ड्राइंग कर लीजिएगा, या उसका और हिंदी में जो है मीनिंग लिख लीजिएगा कि इसका ये मतलब होता है। तो उससे जब सेल्फ स्टडी करेंगे और इसको आप अच्छे से डेकोरेट कर लेंगे ई बुक को, तो एग्ज़ाम टाइम में चीज़ें जो है क्लियर हो जाएगी। हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे बाद में। अभी फ़िलहाल मेरा काम है कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का चैप्टर मैं पूरा करा दूँ, और एक बार हो जाए तो आपका GST का सिलेबस पूरा हो जाएगा। एंड देन वी विल स्टडी क्वेश्चन एंड आंसर्स फ्रॉम योर स्टडी मटीरियल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट, डू रिवाइज एंड कम बैक विथ फुल एनर्जी इन आवर नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।